हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यू 4/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कितने कथन सही है ये ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। तो ये पहला कथन सही है। करैया अधिनियम ग्राम सभाओं को उन कार्यों की अनुशंसा करने का आदेश देता है जो किए जाने और कम से कम 50% कार्यों को उनके द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। तो ये कथन भी सही है। कर इसके लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो ये कथन भी सही है। सभी 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मनरेगा योजना वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। ऐसा कथन एक सही है। करैया योजना किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार, ठीक है, सुनिश्चित करते हुए विधिक गारंटी प्रदान करती है। आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं कि यह अधिनियम ग्राम सभाओं को उन कार्यों की अनुशंसा करने का आदेश देता है जो किए जाने हैं और कम से कम 50% कार्यों को उनके द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। अतः कथन 2 सही है। कर इसके लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अतः कथन 3 सही है। आगे है आज का दूसरा क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी। कर यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में के अनुसार 15 साल पुरानी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्थापन सूचकांक श्रृंखला का एक विकास है जो गतिशीलता के भविष्य को आकार देने के लिए विश्व आर्थिक मंच का एक प्रमुख सूचकांक है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं यह संशोधित सूचकांक नीति निर्माताओं, व्यवसायों और पूरक क्षेत्रों के लिए एक रणनीतिक बेंचमार्किंग टूल के रूप में कार्य करता है जो यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के भविष्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश अर्थव्यवस्था की ताकत और विकास क्षेत्रों में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करके क्षेत्र की क्षमता और विकास को बढ़ाता है। विकल्प भी सही है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं कि समग्र भारत में लीची की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लीची का उत्पादन भूमध्य रेखीय जलवायु में होता है। कितने सही है ढूंढना है। तो ध्यान देना है भूमध्य रेखीय नहीं, उपोष्ण कटिबंध में होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। अगर भारत का लीची उत्पादन का लगभग 40% केवल बिहार में होता है तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। अगर भारत विश्व स्तर पर लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ध्यान रखना है ये गलत है क्योंकि चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगर लीची की कृषि के संदर्भ में लीची मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उत्पादित होती है और नम स्थितियां इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है। इसकी फसल के लिए कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 800 मीटर की आदर्श ऊंचाई आवश्यक होती है। अतः कथन एक सही नहीं है। कर भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% केवल बिहार में होता है। बिहार के बाद जो है पश्चिम बंगाल 12%, झारखंड 10% का स्थान है। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, चीन तब भारत, उसके बाद और भी देश है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सब में भी लीची उत्पादन होता है, लेकिन चीन है जो फर्स्ट पे, भारत सेकेंड पे। कर भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। फिर है कितने कथन सही नहीं ये ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखना है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, फिर इसमें पढ़िए जब वस्तु और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। तो ये मांग और आपूर्ति से रिलेटेड कुछ लग रहा है, लागत प्रेरित तो दिख ही नहीं रहा, पहला गलत। कर मांग जनित मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लागत वृद्धि से प्रेरित है। तो ध्यान रखना है कि ये इसमें रहता और ये इसमें रहता तो सही होता। ठीक है,
रिवर्स यहाँ परिभाषा लिख दिया गया है, ये दोनों गलत है। कर भारत में थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा बताया जाता है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा सीपीआई से बताया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ना कि ये डब्ल्यूपीआई से। ठीक है, होलसम प्राइस इंडेक्स से नहीं, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत, तो यहाँ पे तीनों गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा परिभाषित मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक माप शामिल है। कर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। कर यह बढ़ी हुई आय, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कारकों के कारण हो सकता है। ठीक है, तो कथन पहला क्या है, सही नहीं है। आगे देख सकते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अधिक होती है तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं, जिससे कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। अतः कथन दो सही नहीं है। अगर हेडलाइन मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के कुल मुद्रास्फीति की माप है, जिसमें खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें इत्यादि शामिल है, जो अधिक अस्थिर होती है और इनमें मुद्रास्फीति की बढ़ने की संभावना होती है। तो ध्यान देना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो यह निर्धारित करता है कि वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी यानी बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने की लागत की गणना करके पूरी अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रास्फीति हुई है। इसका उपयोग हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़े ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसलिए तीसरा सही नहीं था। कर निम्नलिखित साइटों पर विचार कीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस एक मठ भी है, ठीक है, लद्दाख में, इस कारण से आप इसको चुन सकते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तराखंड में होगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम, असम, ये सब में कन्फ्यूजन होगा, बट ये सिक्किम में ही है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, सभी तीन सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, हिम तेंदुआ। हाल ही में किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए पैंथेरा अंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिम तेंदुए पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो वैश्विक क्षेत्र के 1/3 भाग में निवास करते हैं। उनकी आबादी में कमी से विभिन्न प्रजातियों के लिए खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा और डिस्क्रिप्शन। उच्च तुंगता, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, वाले इलाकों के लिए अनुकूलित उनकी अनूठी संरचना उथले क्षेत्रों में दक्षता सुनिश्चित करती है। हिम तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में प्रमुख स्थल हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख, अतः विकल्प एक सही है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये जो हमारे ऑप्शन में था उत्तराखंड में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। तो ये और ये तीनों सही था। आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिनमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल है। तो कितने सही नहीं ये ढूंढना है, तो ये तो सही है। पर वर्ष 1954 का हैग कन्वेंशन शांति काल और सशस्त्र संघर्ष दोनों में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संधि है। तो यहाँ पे ये भी सही है, तो ना तो एक गलत है ना दो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, जिनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिनमें युद्ध की बर्बरता को सीमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम शामिल है। कथन पहला सही है। है ये उन लोगों की रक्षा करते हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, नागरिक, चिकित्सक, सहायता कर्मी, और जो युद्ध लड़ने में अक्षम हैं, घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाज के सैनिक, युद्ध कैदी। वर्ष 1954 का हेग कन्वेंशन, ठीक है, यह क्या है, यह ध्यान में रखते हैं हुए कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विश्व के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए सार्वभौमिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को वर्ष 1954 में यूनेस्को के तत्वावधान में अपनाया गया था। इस सम्मेलन को वर्ष 1954 के हैग कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि है जो विशेष रूप से शांति के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, तो कथन दूसरा सही है। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। शहर है और देश है। तो मोसुल जो है ना इराक में है,
निप्रो यूक्रेन में है, सना यमन में है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही तो सही हो रहा है, केवल दो। तो केवल यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है, 1 2 3 है, तो केवल दो, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि उत्तरी इराक का एक शहर मोसुल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रखता है, अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निप्रो सिटी मध्य यूक्रेन का एक प्रमुख शहर है जो निपर नदी के तट पर स्थित है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। सना यमन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प 20 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नर्मदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये पूछा जाता है, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो पहला तो सही है। ठीक है, पहला क्या है, पहला सही है। ठीक है, फिर कह रहा है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रृंखलाओं से निकलती है, तो ये दूसरा सही है। नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव तथा मान है, तो ध्यान देना है ये इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नर्मदा नदी या विंध्य यानी उत्तर और सतपुड़ा दक्षिण के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी। कथन पहला सही है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, कथन दूसरा सही है। नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हिरन, ओरसांग, बरना और कोलार है, अतः कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, हिरन, ओरसांग, बरना और कोलार। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, तो ये पहला कथन सही है। इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ठीक है, भूटान से लगती है, तो ये दूसरा गलत है, केवल एक सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि का एक पतला टुकड़ा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, कथन पहला सही है। इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से लगती है, म्यांमार से नहीं, कथन दूसरा सही नहीं है। आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार पूंजीकरण कंपनी के वर्तमान शेयर मूल्य और बकाया शेयरों की कुल संख्या के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है, तो बाजार पूंजीकरण का मतलब यहाँ पे जो है वो सही है। मल्टी कैप फंड वे हैं जो अपने निवेश को तीनों श्रेणियों लघु, मध्यम और बृहद कैप में विविधता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। मल्टी कितने सही है बताना है। मल्टी कैप फंड शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निवेश करते हैं, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 1 2 3 टोटल। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में है कि बाजार पूंजीकरण कंपनी के वर्तमान शेयर मूल्य और बकाया शेयरों की कुल संख्या के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है, तो कथन एक सही है। इसकी गणना कंपनी के शेयरों के मौजूदा बाजार मूल्य को कंपनी के कुल बकाया शेयरों से गुना करके की जाती है। मल्टी कैप फंड वे होते हैं जो अपने निवेश को तीनों श्रेणियों लघु, मध्यम और बृहद कैप में विविधता प्रदान करते हैं, तो कथन 2 सही है। मल्टी कैप फंड शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निवेश करते हैं, तो कथन तीसरा भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। मिलेंगे अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।